हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस लास्ट सेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा जी, हम लोगों ने पिछले सेशन के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे रूप से खत्म कर दिए थे, राइट। आई होप आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस कर ली होगी। आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अभी तक डीपीपी में और एनसीईआरटी में जितने तरीके के सवाल है सारे लगा लिए होंगे एंड आई होप आपको सारे समझ भी आ गए होंगे। आज हम लोगों को क्या शुरू करना है, इनफैक्ट शुरू तो हम पिछले लेक्चर में ही कर चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। हम लोगों ने क्या बात करी थी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में? हमने बात करी थी कि उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में पहचाना था कि एफ ब्लॉक कहाँ पे प्लेस्ड होता है और हमने उन्हें याद करने की ट्रिक सीखी थी, राइट। एक बार उसको वापस से रिकॉल कर लें, उसको रिकॉल करते हैं और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को फटाफट से खत्म करते हैं। चलिए तो बातचीत शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन की। तो अगर आज के सेशन का आप मुझसे टुडेज गोल पूछोगे तो गोल भैया बहुत ही सीधा साधा सा है कि हमें क्या डिस्कस करना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली करना तो ये पिछले लेक्चर में ही था, बट वही वाली बात है, हम तो भोले भाले बच्चे हैं, हम तो थक जाते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि सेशन को एक्सटेंड ना करते हुए एक सेशन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बना देते हैं, राइट। चलो ठीक है। तो बेटा जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिवाइज करोगे वो आपके एक सीरीज ऑफ सेशन है, एफ ब्लॉक के लिए एक सेपरेट सेशन हमने पूरा डेडिकेट कर दिया है, ठीक है ना। चलो बातचीत करें तो हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सारी तरीके से बातें करनी है, इनके एलिमेंट्स के बारे में, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, और क्या चीज़ों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, एवरीथिंग। कौन कौन आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में? तो भाई दो कैटेगरीज के नाम सुने हैं आज तक तो, एक होते हैं लेंथेनॉइड्स और एक होते हैं एक्टिनॉइड्स। कुछ जगहों पे बेटा आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, लेंथेनाइड्स, और ये लिखा हुआ मिलता है बेटा एक्टिनाइड्स, राइट। तो दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है साहब। अच्छा, लेंथेनॉइड्स को हम लोग जनरली एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलएन से, मतलब ऑल दो सीरीज ऑफ एलिमेंट विच फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लेंथेनॉइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एलएन। कॉमन सिंबल है उनके लिए, राइट। चलो बात करते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या कहा था, हेयर इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड, in fact here last electron gets filled in f subshell, और f subshell को आप क्या कहते हो? f subshell को आप कहते हो which is एंटी पेनल्टीमेट सबशेल। तो एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन तो ये होती है कि डी ब्लॉक के अंदर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए अनपेयर्ड, है ना। वही वाली बात यहां पे है कि एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन तो रहना चाहिए, पर आप उसको कहां पे फिल करते हो? एंटी पेनल्टीमेट सबशेल में फिल करते हो। कहां पे फिल करते हो? एंटी पेनल्टीमेट सबशेल। किस तरीके से? बेटा याद करो, आप लोग पढ़ा करते थे, एस के लिए आप बोलते हो एनएस, पी के लिए आप बोलते थे एनपी, डी के लिए आप बोलते थे n-1d, और f के लिए बोलते हैं n-2f। ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बेटा क्वांटम नंबर समझाना चाह रहा हूं आपको, क्वांटम नंबर्स। अभी करते हैं इसके बारे में बात थोड़ा ढंग से, और उससे पहले पहचान लेते हैं कि एफ ब्लॉक क्या होता है। पहले एफ ब्लॉक पहचान लें क्योंकि वो डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। बेटा एफ ब्लॉक हमने कहा था ये होते हैं आपके, ये जो ऊपर वाली सीरीज है ये आपकी है लेंथेनाइड्स, और जो नीचे वाली सीरीज है इसको आप बोलते हो एक्टिनाइड्स। ऊपर वाली सीरीज है लेंथेनाइड्स और नीचे वाली सीरीज है एक्टिनाइड्स, राइट। अब आप लोग बोलेंगे, एक बात देखना जरा ध्यान से बेटा जी, अगर आप लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन देखो या आप एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यार इसमें तो एफ सबशेल नहीं है, आप इसे एफ ब्लॉक कैसे बोल दोगे? अगर आप लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बेटा लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 5d1 6s2। देखो ना, स्कैंडियम के नीचे ही तो आ रहा है। स्कैंडियम क्या है? 3d1 4s2। ये क्या है? 4d1 5s2। तो ये हो जाएगा 5d1 6s2। बेटा अगर ये 5d1 6s2 है तो यहां पे f सबशेल तो है ही नहीं। अगर f सबशेल नहीं है तो बिल्कुल सही बात है, लेंथेनॉइड जो है वो f ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेंथेनम जो है वो f ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो फिर क्या है जी?
तो बेटा लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही है, पर लेंथेनम के आगे जो एलिमेंट आ रहे हैं 14 वो कैसे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। सर ये बात तो चलो हमें आपकी समझ आ गई, तो फिर आप इसको यहां क्यों रख रहे हो, वहां क्यों नहीं रख रहे? ये तो एफ ब्लॉक है ना, यहां से तो हमें यही लगेगा कि ये लेंथेनम के साथ ही है एफ ब्लॉक। तो बेटा ये कुछ ऐसी बात है जैसे मैं कहता था कि जो तुम्हारा पूरा डी ब्लॉक है, मैं कहता था जो तुम्हारा पूरा डी ब्लॉक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको हटा के, बट इनको मैंने सीरीज से हटा थोड़ी दिया था। मैंने कहा था कोई बात नहीं है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ना, ट्रांजिशन नहीं हुए तो क्या हुआ, इनकी केमिस्ट्री भी इनके साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहां देखा गया कि बेटा जो लेंथेनम और एक्टीनियम है, जो लेंथेनम और इस ग्रुप में जो एक्टीनियम है ना, वहां पे बेटा देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से काफी रिजेंबल कर रही थी, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे काफी रिजेंबल कर रही थी, तो इसकी केमिस्ट्री को हमने डिसाइड किया हम इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। परंतु ये बिल्कुल नहीं है इसका मतलब कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये बिल्कुल कौन से एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। आपका एफ ब्लॉक तो कहां से शुरू होता है? एफ ब्लॉक तो शुरू होता है सीई से, जिसे हम कहते हैं सीरियम। कहां से शुरू होता है? सीरियम से, राइट। ठीक, अगर सीरियम से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है भाई? ल्यूटीटियम पे। सिमिलरली जो आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है वो कहां से शुरू होती है? एक्टिनियम से नहीं, कहां से शुरू होती है? थोरियम से। और आपकी खत्म कहां पे होती है भाई? लॉरेंशियम पे। कहां खत्म होती है? लॉरेंशियम पे। थोरियम से लॉरेंशियम पे एक्टिनॉइड्स हैं और सीरियम से ल्यूटीटियम तक आपके लेंथेनॉइड्स हैं। मैंने इनको याद करने की ट्रिक बताई थी, याद है क्या? मैंने बोला था सीने पर नदिया प्रेम की समाई, समेरियम तक आ गए थे, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, होल्मियम तक आ गए थे, और तुम लाजवाब लगते हो, ल्यूटीटियम तक आ गए थे, राइट। उसी प्रकार एक्टिनॉइड को याद करने की हमने क्या सीरीज पढ़ी थी? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, बिकेंगे मतलब बर्केलिनियम, कैफे में, कैलिफोर्नियम को मैं लिख रहा हूं कैफे में, कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ मतलब फर्मियम, मैडम नाश्ता लाओ, लाओ मतलब लॉरेंशियम। ठीक है साहब, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। मैंने कहा था मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं ट्रिक, अगर आपको लिखनी हो, याद ना हो किसी तरीके से, तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके 0.5x की स्पीड या 1x की स्पीड पे लिख सकते हो, राइट। ठीक, ओके, 1x पे तो होता ही है, 0.5, 0.75x या 0.25x करके लिख सकते हो। चलो साहब, अगर हमारा एफ ब्लॉक से इंट्रोडक्शन हो गया, हमें ये भी बात क्लियर हो गई कि लेंथेनम और एक्टिनियम दे आर प्योरली व्हाट? दे आर प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे डू नॉट बिलोंग टू एफ ब्लॉक। द ओनली थिंग इज दैट दे शो वेरी क्लोज रिजेंबलेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट, हेंस देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड along with them. Hence, their chemistry is studied along with them. If somebody asks you which is the first member of the lanthanoid family, you will be answering cerium. बेटा ध्यान रखना, खरबूजा है ये। मैक्सिमम बच्चे लेंथेनम आंसर करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे, और अच्छे अच्छे बच्चे, मतलब जिनको बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है, जिनके फंडे बहुत क्लियर होते हैं, एग्जाम में प्रेशर ऐसा होता है दिमाग से निकल जाती है बात, सीरियम की जगह एलए टिक करके आ जाते हैं बिल्कुल पागलों की तरह। तो वो नहीं करके आना है हमें, ठीक है। फोड़ देंगे कि फूटाएंगे? फोड़ देंगे, राइट। क्या एग्जाम, सर मत फोड़ देना किसी का। चलो, बात ठीक है, ओके साहब। अगर ये बात समझ में आई तो बेटा थोड़ा सा ना मैं आपसे एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं एफ के बारे में कि कैसे समझें एफ ब्लॉक को। बेटा ध्यान से देखें, क्वांटम नंबर आपको याद है ना? क्वांटम नंबर्स, हम क्वांटम नंबर्स कैसे पढ़ते थे बेटा जी? क्वांटम नंबर्स में हम बात करते थे कि सबसे पहले एफ जो है वो आपके पास में सब शेल है, एक शेल तो नहीं है, राइट। शेल नंबर तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताते हो जो एन से आता है। अच्छा, एल से जो है, एल वो होता है एजीमिथल क्वांटम नंबर, जिससे मुझे किसके बारे में पता चलता है? सब शेल के बारे में। तो हम ये कहते थे कि एल की जो वैल्यू है उस हिसाब से आपका क्या पता चलेगा? सब शेल। तो आप बोलते हो कि एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल हो जाएगा, 1 है तो पी सब शेल हो जाएगा, 2 है तो डी सब शेल हो जाएगा, और 3 है तो एफ सब शेल हो जाएगा। देखो, तो 3 है तो एफ सब शेल हो जाएगा, राइट। पहली बात तो ये हो गई। अगली बात बेटा जी, एफ के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? तो वो आपको एमएल से पता चलता है।
तो ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? ml से हमें आइडिया लगता है ऑर्बिटल्स का, और ऑर्बिटल्स का आइडिया लगता कैसे है? इसकी वैल्यू रेंज करती है -l से +l, मतलब -3 से +3। अगर आप बोलो f के लिए वो वैल्यू -3 से +3 लाई कर रही है, तो आप बोलेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल? 7। अगर आप बोलें इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है सर, क्योंकि डी में तो हमें पता था मोस्टली डबल डंबल होता था, डीजेड स्क्वायर में एक अलग कोन टाइप शेप होती थी, तो बेटा इसकी शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि काफी डिफ्यूज स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफी डिफ्यूज। ना हम इन्हें ऑर्बिटल्स के नाम पढ़ते हैं, ना हम इनकी शेप डिस्कस करते हैं, राइट? ठीक है साहब, अगर इतनी बात समझ आई, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ में आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एफ सबशेल में आ सकते हैं, तो आप बोलते हो कि एक डब्बे में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, तो 7 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा? 14 इलेक्ट्रॉन। या मैं बोलता हूं अगर 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो यानी कि यहां पे जब आप वो डब्बे वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, डब्बे वाला, तो कितने डब्बे बन जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 बॉक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितने आ सकते हैं? 14। जैसे डी में आप मैक्सिमम 10 भर सकते थे, यहां पे आप कितने भरते हो? 14 भरते हो। ठीक है ना? ठीक है साहब। अब हम कैसे पता चलता है हमें कि कौन सा क्वांटम नंबर कहां पे आएगा? तो हम n+l रूल पढ़ा करते थे, हम n+l रूल पढ़ा करते थे। n+l रूल से क्या कहते थे? हम बोलते थे आपका इस तरीके से सीक्वेंस बनता है, 1s 2s 3s, नहीं, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3 में और कौन संभव है? 3d। ऑल्दो n+l रूल के हिसाब से पहले 4s आता है, बट अगर मैं क्वांटम नंबर्स के हिसाब से अरेंज कर रहा हूं, मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं? क्वांटम नंबर्स के हिसाब से, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि n=1 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या संभव है? ध्यान से देखना, मैं सब क्यों बता रहा हूं, माहौल बनाने के लिए। n=1 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक चीज संभव है, 1s। n=2 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या संभव है? 2s और 2p। n=3 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या संभव है बेटा? 3s 3p 3d। क्या 3f संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि l की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से n-1 तक। अब अगर n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, और l की वैल्यू मैक्सिमम 2 सिर्फ d तक ही तो लाई करता है, तो 3f एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से 2d एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैंने n की वैल्यू रखी 4, तो क्या हो जाएगा? 4s 4p 4d 4f। कारण भाई n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू 3 तक लाई कर सकती है, और l की वैल्यू 3 होगी, तो 4 का s p d और f चारों हो जाएंगे, तो 4f तक आ गया, है ना? अगर n की वैल्यू 5 लेंगे तो g और h भी आ जाएगा, पर g और h हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसकी बात करते नहीं है। मतलब आपका f सब शेल कौन से शेल से शुरू होता है? चौथे शेल से शुरू होता है, राइट? ठीक है। अगर f सब शेल चौथे से शुरू होता है, तो बेटा जी अब भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो हम बात करते हैं इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या होता है? कुछ ये होता है। अगर आपसे कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, तो बेटा जी मैं ये बोलूं क्या कि f है 4f, पर जब 4f का नंबर आया होगा तब 6s तक भी हम पहुंच चुके होंगे। हम बोलते हैं n-2f, है ना, n-1d। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो n-2f n-1d np ns। ये सीक्वेंस चल रहा होगा क्या आपका इन जनरल? ऐसा चल रहा होगा क्या? कैसे? n+l रूल से बताया मैंने। ये कैसे बताया मैंने? ये n+l रूल कैसे बताया? n+l रूल नहीं समझ आया? समझ लो एक बार, ध्यान से लो। कॉन्फ़िगरेशन को एक बार के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखते हैं, पहले समझते हैं कि कहाँ कौन आएगा। देखना जरा, n+l रूल लिख रहा हूं मैं। n+l रूल मुझे ये कहता है कि सबसे पहले आएगा 1s, देन आएगा 2s, देन आएगा 2p, देन आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर कौन आएगा? 3d के बाद कौन आएगा? 5s,
फिर कौन आएगा 5p। 3d के बाद में बताओ कौन आएगा, 5s आएगा या 4p आएगा, सोचो। 3d 4s, 4s के बाद 3d आएगा पक्का, क्योंकि यहां n प्लस एल की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 0 इज 4, दिस इज 3 प्लस 2, है ना। अब यहां हम लिख देंगे 4p, 4p क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा 4d, 4d की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 2, n प्लस एल की वैल्यू 6 हो जाती है। पर अगर मैं यहाँ पे 5s लिखूंगा तो 5s की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 0, तो यहाँ आएगा 5s, फिर कौन आएगा 5p आएगा या 4d आएगा, फिर आएगा 4d, फिर कौन आएगा 5p। समझ में आई बात। तो बेटा ये सीक्वेंस चलता है, अगर ये सीक्वेंस चलता है तो मुझे क्या लेके आना है, मुझे लेके आना है 4f। 4f कब आएगा, 4f सोचना कब आएगा, 5p पे क्या है 6 चल रहा है अभी सीक्वेंस, अगर 6 चल रहा है तो हम ऊपर यहां लिखते हैं 5 प्लस 1 6 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 4 प्लस 2 भी 6 हो सकता है, 4 प्लस 2 6 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। अब 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 6 प्लस 0 भी 6 हो सकता है, राइट। अगर 6 प्लस 0 भी 6 हो सकता है तो 4f क्या होता है, 4f होता है 6 4 प्लस 3 मतलब 7, यानी कि यहां आएगा 4f, 4f के बाद कौन आएगा आपका 5d, 5d के बाद आपका कौन आएगा सोचना जरा, 6p आ जाएगा क्या। तो बेटा जी अगर आपने 4f की बात कर ली, अगर आपने 4f की बात कर ली तो मुझे एक बात बताओ, 5p के बाद में 5d यहां आ रहा है, 4f के साथ में आपका कौन आ रहा है 6s, और साथ में कौन आ रहा है 5d। कारण अगर आप शेल वाइज बात करो तो ये आपका सबसे इनर मोस्ट शेल है, ये उसके बाहर का शेल है, और ये सबसे बाहर का शेल है। सबसे इनर मोस्ट कौन है 4f, उससे थोड़ा बाहर कौन है 5 का लेटेस्ट 5d, और सबसे बाहर कौन है 6s। तो बेटा यही तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में और हाफ-बाउ नियम में पढ़ते थे, हाफ-बाउ के रूल में। तो हम बोलेंगे कि यदि मैंने लेंथेनॉइड्स की बात करी है, अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स के लिए लिख रहा हूं, लेंथेनॉइड्स के लिए लिख रहा हूं मतलब किसके लिए लिख रहा हूं, 4f सीरीज के लिए अगर लिख रहा हूं, तो 4f सीरीज में कौन कौन आएगा, 4f सीरीज में आएगा 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s। बोलो समझ में आई क्या बात। बेटा 4f 5d और 6s अगर आएगा तो बेटा यहां पे क्या आता है, f में टेंडेंसी कितनी है 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हम बोलते हैं 4f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 5d और 6s की बात करते हैं, 5d की अगर बात करते हैं तो 5d में बेटा 0 या 1 ही आता है। आप यहाँ पे d में मैक्सिमम 10 भर सकते थे, पर f ब्लॉक के एलिमेंट्स में 5d में 0 या 1 ही आता है, दो ही केसेस पॉसिबल होते हैं, और 6s में अपने पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मैंने आपको 4f 5d 6s आया कैसे अभी तक वो समझाया है, अब मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है। इस हेडिंग पे एक बार मत जाना, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको n प्लस एल रूल के हिसाब से अभी तो सिर्फ भरना सिखाया है, और ये बताया कि 4f के अंदर ये तीनों कैसे आते हैं। बच्चे ना रट लेते हैं इस चीज को, 4f 5d 6s, बच्चे को पता ही नहीं होता है आया क्यों। तो बेटे n प्लस एल रूल के हिसाब से आया है, राइट, n प्लस एल रूल के हिसाब से है। जैसे कि बात क्या हुई कि बेटा 4s पहले आता है 3d पे, पर जब आप डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप क्या करते हो, पहले 3d को लिखते हो फिर 4s को लिखते हो, क्यों, क्योंकि थर्ड का आउटर मोस्ट d है और अगले का शुरुआती 4s है। तो वही आपने यहां किया, आउटर मोस्ट आपके पास में कौन होगा 6s, फिर थोड़ा अंदर 5d और सबसे अंदर 4f, राइट। अच्छा अगर ये बात समझ में आई तो ये आपका किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेंथेनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया आपका लेंथेनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। कूल है, मतलब लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज है। अब मैंने क्या कहा ये क्वेश्चन देख लो एक बार, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊं वापस से, आंसरिंग दिस क्वेश्चन आर लेंथेनम एंड एक्टिनियम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो लेंथेनम एंड एक्टिनियम आर व्हाट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, अंदर से आवाज आनी चाहिए, लेंथेनम एंड एक्टिनियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स although they are placed along with lanthanoids and actinoids, respectively. This is because
This is because they resemble a lot. This is because they resemble a lot in their properties with them. क्योंकि लेंथेनम और एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से काफी रिजेंबल करती है, ये रीजन है कि उन्हें वहां रखा जाता है। अदरवाइज वो हैं कैसे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं कैसे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है साहब, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, तो बेटा मैंने ना एफ ब्लॉक पढ़ाने का एक तरीका बनाया है, थोड़ा आसान तरीका है हमारे लिए। जैसे मैंने बोला था ना KMnO4 और K2Cr2O7 के टाइम लास्ट लेक्चर में कि बेटा चीजों को ना थोड़ा स्ट्रक्चर करके पढ़ते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करो तो भी आपको पता हो टिप्स पे चीजें कैसे आ जाएंगी, और आप पढ़ो ना तब भी आपको एक सीक्वेंस लगे, रादर देन बस रटते जा रहे हैं, पन्ने पढ़ते जा रहे हैं, किताबों के पन्ने पलटते जा रहे हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिकली मेजरली वो डिस्कस करना होता है, पर एनसीईआरटी ने इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बताया है जितना में समझने में शायद लग सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेंथेनॉइड्स को जब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमें ये बातें डिस्कस करनी है, और फिर यही बातें हमें एक्टिनॉइड्स में भी डिस्कस करनी है। हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर हम जानेंगे यहाँ पे साइज का क्या वेरिएशन होता है। जब साइज की बात करेंगे तो लगे हाथ आयनाइजेशन एनर्जी की बात भी कर लेंगे। फिर हम जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या सीन होता है, क्या यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नहीं होती है, क्यों नहीं होती है तो कैसी होती है, और होती है तो कैसी होती है। फिर हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सब मेटल है, इनका अपीयरेंस कैसा है, इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, इनकी डेंसिटी कैसी है, और आप क्या बात कर दोगे, आप बात कर दोगे इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है कि नहीं है, और बातों के बारे में। कलर कैसा है, ठीक है, कलर देते भी है कि नहीं देते हैं। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके यूजेस की कि लेंथेनम कहाँ यूज होता है, लेंथेनॉइड्स कहाँ यूज आते हैं जनरली, राइट। तो ये हमारा एक तरीका है इसको पढ़ने का, एंड इन द सेम वे विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द एक्टिनॉइड्स एज वेल इन द सेम वे। कूल, लेट्स बिगिन। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, बोर नहीं होना है, समझ समझ के चलना है, अदरवाइज बच्चा ना एफ ब्लॉक एलिमेंट टच ही नहीं करता एग्जाम तक, छोड़ के चला जाता है। तो आपको वो नहीं करना है यार, छोड़ना नहीं है टॉपिक, ठीक है। चलो ध्यान से सुनते हैं बातचीत। सबसे पहले बेटा हमने शुरू करा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन। तो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 4F सीरीज के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होने वाला है वो कैसा होने वाला है भाई, 4F 1 से 14, 5D 0 से 1, 6S 2। बोलो होने वाला है कि नहीं होने वाला है? होने वाला है ना। तो बेटा आप ध्यान से सुनो, मैंने बोला था कि D 0 या 1 में रहता है। तो बेटा यहां पे क्या होता है ना, एक बात है, जैसे आपको ध्यान है आप डी ब्लॉक में बोला करते थे कि 3D और 4S के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं कहीं भी। वैसे ही बेटा यहां पे हम बोलते हैं कि 4F और 5D के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो कभी इलेक्ट्रॉन D से उठ के F में चला जाता है, कभी F से उठ के D में आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्योंकि एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस बहुत कम है, हम बोलते हैं ड्यू टू लेस एनर्जी गैप, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 4F and 5D subshells, due to less energy gap between 4F and 5D subshell, electron easily jumps from 4F to 5D and vice versa। इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है 4F से 5D में या वाइस वर्सा। ठीक है साहब, अगर ऐसा हो सकता है तो बेटा एक बात सुनिएगा कि इस तरीके से यही कारण है कि D में आप सिर्फ 0 या 1 इलेक्ट्रॉन ही रखते हो, क्योंकि D में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जंप करने लग जाते हैं, F के अंदर। इनफैक्ट D1 भी बहुत कम में आता है, D0 ही रहता है मैक्सिमम में। D1 भी बहुत कम में आता है, D0 ही रहता है मैक्सिमम में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहां जंप करने लग जाते हैं, 4F में जंप करने लग जाते हैं। अब आप देखो ध्यान से, मैंने बोला यहां पर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, मैं बार बार कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 5D 0 से 1, 6S 2। तो बेटा यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो मैंने 5D बोला है ना 0 से 1 है, ये बेटा दो केसेस होते हैं।
एक तो आपका कॉन्फ़िगरेशन D0 कहाँ आता है, और एक आपको ध्यान रखना होगा आपका D1 कहाँ आता है। अभी समझाऊंगा भी, पर ये चीज़ ध्यान रखो कि D1 और D0 जो है, तो D1 जो है आपका वो सिर्फ 3 जगहों पे पढ़ते हो आप। जो D1 है आपका वो कहाँ कहाँ पढ़ते हो आप? सिर्फ 3 जगहों पे पढ़ते हो। कहाँ कहाँ पढ़ते हो बेटा? ये आप पढ़ते हो सीरियम के केस में, गैडोलीनियम के केस में, ल्यूटीटियम के केस में। सीरियम के केस में, गैडोलीनियम के केस में, ल्यूटीटियम के केस में। बाकी जितने भी हैं सब में डी कैसा रहता है? 0। जितने भी बाकी हैं उन सब में डी आपका कैसा रहता है? 0। ध्यान से देखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जेई ने कई बार पूछ लिया है कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट, गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पूछ लिया। मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में भी, एफ ब्लॉक से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं जब वो आपसे क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा चीजों के। तो उनके लिए ना ये बेसिक बातें पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आराम आराम से चल रहे हैं। मैंने बोला D0 से 1 रह सकता है, कुछ केसेस में D0 रहता है, कुछ केसेस में D1 रहता है, तो हमें पता होना चाहिए कहां रहता है। तो बेटा सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटीटियम, इन तीनों के केस में वो D1 रहता है, 5D1, और इस वाले केस में बाकी सभी में वो कैसा रहेगा? D0। कैसा रहेगा? D0। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक काम करें, हम ध्यान से सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं, पता ही चल जाएगा क्या सीन है। देखो ध्यान से, क्या होता है ना, देखो लेंथेनम से शुरू कर रहा हूं, ल्यूटीटियम तक जा रहा हूं आपके सामने। बेटा क्या लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है क्या? नहीं है ना। आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है अभी, ये वाला, ये आगे कुछ मत देखो, ये सब मत देखो, ठीक है? वो भी कुछ मत देखो, भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो यहां तक, ठीक? अच्छा, अगर सिर्फ इतना ध्यान रखने का मैं कह रहा हूं, तो बेटा मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला इसको भूल जाओ अभी। ओके, सिर्फ यहां ध्यान देते हैं। बेटा लेंथेनम पहला एलिमेंट है, और लेंथेनम के लिए हमने बात कर ली थी, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है पहला, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, जैसा सबका होता है, 5D1 6s2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सारों के कॉन्फ़िगरेशन समझाता जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेटा अब क्या हुआ? सीरियम आया सबसे पहले, तो सीरियम है पहला एफ ब्लॉक का एलिमेंट। सीरियम क्या है? पहला एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? यहां कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला पहला एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 4f में एक इलेक्ट्रॉन, 5d1 और 6s2 तो आपका पहले से चला आ ही रहा था। ध्यान से देखना, 4f में एक इलेक्ट्रॉन, 5d1 6s2 तो आपका ऊपर से चला आ ही रहा था। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो कहां बढ़ेगा? f में बढ़ेगा, तो 4f1 5d1 6s2। बोलो समझ में आई बात? पक्का? ठीक है साहब। अगर ये वाली बात आपको समझ में आती है, अगर ये वाली बात आपको समझ में आती है, तो अब हम चलते हैं आगे। सीने पर नदियां, तो अगला कौन होगा? प्रीसोडाइमियम। अगला कौन होगा? प्रीसोडाइमियम। प्रीसोडाइमियम में बेटा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो आपको क्या लगा था? आपको लगा था ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, आप सोच रहे थे ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि 5d1 6s2 तो एज इट इज चलता रहे, पर हम आगे क्या कर दें? हम f में इलेक्ट्रॉन बढ़ाना शुरू कर दें, तो 4f2 5d1 6s2 कर दें। पर ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि 4f और 5d के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? जंप करता रहता है। तो d अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किधर पहुंचा देता है? 4f को। क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि बेटा वो ये सोचता है कि f कम से कम अपने हाफ फील्ड की तरफ तो अप्रोच करेगा। अगर f मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उसका हाफ फील्ड क्या होगा? F7 होगा, वो स्टेबल होगा। तो कम से कम उसको तो हाफ फील्ड तक पहुंचाए, खुद तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहेगा। क्या करेगा? ना हाफ फील्ड पहुंच पाएगा ना फुल फील्ड। तो उसने कहा जो पहुंच सकता है उसको तो पहुंचाओ सब। तो इसने क्या किया? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, और क्या बना दिया? 4f3 6s2। क्या बना दिया? 4f3 6s2। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, अगर यहां ढंग से ना दिख रहा हो, 4f3 6s2 लिखा है हमने, राइट? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो अब अगले एलिमेंट पे चलते हैं। अगर अगले एलिमेंट पे चलते हैं, चिंता मत करो, हम सारे इसी तरीके से समझेंगे। मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें रटवाना नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई डोंट वांट कि आप ये रटो, आई वांट आप समझो, और समझोगे तो जब ही समझोगे जब लिख के करेंगे। ठीक है भाई, अगले पे आओ। अगला कौन है? नियोडाइमियम। अगला नियोडाइमियम है, तो मुझे क्या लग रहा था कि मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4f3 5d1 6s2। मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4f3 5d1 6s2। पर फिर से
एफ को कहां पहुंचाना मकसद है, उसके हाफ फील्ड तक। अगर उसके हाफ फील्ड तक पहुंचाना मकसद है तो इसको इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा क्या, और अगर ये इसको ले लेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 4f4 6s2, 4f4 6s2 नियोडायमियम। लॉजिक सिंपल सा, एफ का हाफ फील्ड अप्रोच करवाना है। चलो भाई आगे बात करो। प्रोमेथियम, प्रोमेथियम में तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, 4f4 5d1 6s2। तो आपको रटना नहीं है ना, तो आप तो अपने हिसाब वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख लो एक बार यार, और फिर अपने दिमाग में एक बात को लेके आ जाओ। क्या एक बात को लेके आ जाओ कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 7। अगर एफ को 7 तक पहुंचाना है तो ये भी तो एक एक आगे करेगा, साथ ही साथ बढ़ाना, एक एक करके 7 देगा, जब भी तो f7 तक पहुंचेगा भाई। 4f5 6s2, राइट। अच्छा साहब ठीक है, अगर 4f5 6s2 हो गया है तो अब मुझे क्या करना होगा, समीरियम पे आ जाते हैं। समीरियम पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4f5 5d1 6s2। बोलो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, 4f5 5d1 6s2। परंतु यहां भी क्या होगा, सबशेल। देखो अब तो f7 आने वाला है, अब तो मेहनत चलती रहेगी। अगर मेहनत चलती रहेगी तो यहां एक्चुअली क्या निकलेगा, 4f6 6s2। बोलो हाँ या ना, 4f6 6s2, सही बात है। ठीक है भाई, अगर ये वाली बात समझ में आई तो अब अगले पे चलते हैं। अगला कौन होगा भाई, अगला होगा यूरोपियम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई तक हमने बात कर ली है, यूं ही पे आ गए हैं, यूं ही पे आ गए हैं। तो बेटा यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से आइडियली तो हमें यह समझ में आ रहा था, आइडियली हमें यह समझ में आ रहा था। पर फिर से डी को कहां पहुंचाना है, आपको इधर पहुंचाना है। अगर आपको डी को इधर पहुंचाना है तो सोचना बेटा क्या करोगे आप, यहां पे 4f6 हो गया है, ये 5d1 हो गया है, और ये 6s2 हो गया है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो बेटा जी जो टारगेट था वो पूरा हो गया क्या, 4f7 6s2। यही है यूरोपियम। यूरोपियम वो पहला एलिमेंट है जहां पे आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एफ का अचीव हो जाता है, राइट। पक्का, ओके साहब। अगर यहां तक बात हो गई है तो अभी तक मुझे डी की जरूरत नहीं पड़ रही थी ना, मेरा काम बढ़िया चल रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इधर वाला खेत मिटा देते हैं थोड़ा चीजों को समझने के लिए। अगर इधर वाला खेत थोड़ा मिटा लेते हैं तो सुनना ध्यान से, 4f7 6s2 बात होगी यूरोपियम तक। यूं ही गदगद बेटा जीडी, ये वो है जिसपे जेई ने सवाल पूछा है। तो अब जीडी पे क्या होगा, हम तो क्या करेंगे, हम तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे। इसको क्या लगता था, हम तो अपने हिसाब वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं। 4f6 5d1 6s2 तक मैं पहुंच चुका हूं, तो बेटा गैडोलिनियम को मैंने बोला ये क्या लिखेगा, 4f7 5d1 6s2। अब जनता रटी पड़ी है, इसको जनता लगी पड़ी है नींदों में, सपनों में, हर जगह ये सोच रहे हैं गैडोलिनियम याद हो जाए, गैडोलिनियम याद हो जाए। अरे दोस्त याद करना ही क्यों है, सिंपल तरीके से लिखो ना यार, जो इतने तरीके से लिख रहे थे। तुम सोचो तुम्हारी शंका क्या थी, तुम्हारी शंका इतनी सी थी कि एफ को हाफ फील्ड तक पहुंचाना है। उससे पहले इस जद्दोजहद में तुम इसीलिए लगे हुए थे। अगर इस जद्दोजहद में लगे हुए थे, परंतु यहां तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है दोस्त। अगर ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो क्या इस बार मुझे मेहनत करने की जरूरत है क्या, मैं क्या पागल हूं जो मैं अब भी डी का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करके इसको जबरदस्ती एफेट बनाऊंगा। नहीं, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, हाफ फील्ड तो बहुत स्टेबल होता है, तो मैं तो इसको एज इट इज रहने दूंगा। दिस इज द रीजन कि सीरियम के बाद में जो अगला एलिमेंट D1 रखता है वो कौन होता है, गैडोलिनियम, क्योंकि उसको डी का इलेक्ट्रॉन दान करने की जरूरत है ही नहीं एफ में, वो स्टेबल है भाई साहब, राइट। तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा। गेम शुरू होगा इसके आगे, कैसे समझो। F7 तक के यही सारे केसेस संभव थे। अब आपने बात करी आगे, यूं ही गदगद तब, अगर तब पे आए तो टर्बियम। टर्बियम भाई साहब क्या होंगे फिर अपने हिसाब से, तो 4f8 5d1 6s2। अब आप कहोगे कि सर हाफ फील्ड स्टेबल होता है तो एफ से इलेक्ट्रॉन खींच लो ना यार। बेटा एफ से इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं है, एफ को इलेक्ट्रॉन देना ही है, क्योंकि एफ का ब्लॉक है, चलेगी एफ की, हम कुछ नहीं कर सकते, उससे खींच तो बिल्कुल नहीं सकते। उसके इलाके में आके उससे ही जोर जबरदस्ती कैसे कर देंगे, राइट। तो अब फिर से क्या होगा, अब F7 तो भाई साहब किसी भी तरीके से आप आ नहीं सकते, तो अब हाफ फील्ड की कहानी तो हो गई खत्म। अब नई कहानी जो शुरू होगी वो किसकी शुरू होगी, अब नई कहानी जो शुरू होगी वो किसकी शुरू होगी, सोचो यहां पे क्या होगा। अब बेटा जो नई कहानी आपकी शुरू होगी वो किस चीज की शुरू होगी, नई कहानी आपकी शुरू होगी एफ को कहां तक पहुंचाने की, 14 तक पहुंचाने की।
F को कहां तक पहुंचाने की, 14 तक पहुंचाने की, और F को 14 तक पहुंचाना है तो फिर से D क्या करना लग जाएगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से दान देने लग जाएगा। तो यहां भी क्या बन जाएगा, 4f9 6s2। क्या बन जाएगा, 4f9 6s2, राइट। अच्छा, अब आगे वाले कर लोगे क्या इसी तरीके से? अगर ये 4f9 है तो बेटा ये क्या करेगा, ये D का एक इलेक्ट्रॉन खींच के 4f10 बन जाएगा, ये 4f11, ये 4f12, ये 4f13, ये 4f14। कैसे, देखो ध्यान से, इटर्बियम पे क्या हो रहा होगा, 4f13 5d1 6s2। ये वो है जो तुम्हें लगता था, पर बेटा यही वो स्थिति है जब D अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे दे तो F क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड। और अगर F फुलफिल्ड हो गया तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। ये क्या बन गया, 4f14 6s2। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, 4f14 6s2। यूरोपियम था जो पहला हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने वाला बना था, ठीक उसी प्रकार इटर्बियम है जो पहला फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने वाला बना है, राइट। तो इटर्बियम है जो क्या अचीव कर रहा है, 4f14 6s2। चलो ठीक है साहब, लास्ट कौन है, लगते हो, लाजवाब लगते हो, ल्यूटिटियम। अगर ल्यूटिटियम की बात है तो चलो ल्यूटिटियम पे चलते हैं फिर। अब ल्यूटिटियम को देखते हैं, ल्यूटिटियम के मन में क्या है। अगर ल्यूटिटियम के मन में बात करनी है तो बेटा जी ल्यूटिटियम क्या करेगा, ल्यूटिटियम बोलेगा ये 4f13 5d1 6s2 था ना, तो ये कौन होगा, 4f14 5d1 6s2। बताओ क्या अब भी D का एक इलेक्ट्रॉन भेज दोगे क्या F के अंदर? अरे बेटा व्हाट इज द नीड, बिकॉज 4f is already fulfilled, no tension. If it is already fulfilled, so this will keep this configuration only. If it will keep this configuration only, so this becomes the third element which keeps the D1 configuration with itself. Remaining all of them have D0 configuration. Got it? Gotcha? समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गई तो बेटा चलो मैं ना ये थोड़ा रायता मिटा देता हूँ, ये जो मैंने बड़ी जोश में क्रॉस किया था ये भी मिटा देता हूँ, क्योंकि ये टेबल मेरे काफ़ी काम आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा। पर क्या उससे पहले मैं तुम सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फील दिला पाया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फील आ गई? अब कोई भी तुम्हें रैंडम एलिमेंट दे देगा, क्या तुम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे? तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं कि काहे का गैडोलिनियम और काहे का समैरियम। आप सर अभी तक गैडोलिनियम पूछते थे ना, आप तो हमसे डायस्प्रोसियम पूछ दो, हम बता देंगे। अरे बेटा कब बताओगे, एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर याद होगा तभी ना बताओगे। तो ये याद होना चाहिए, वो ट्रिक याद रखना, घर पे बैठ के एक बार लिखना रफ कॉपी में, ताकि ये चीज याद हो। पता चला लगे पड़े हैं सब याद करके चले गए, लिखे क्या वही समझ नहीं आ रहा है, राइट। चलो कर लोगे फिर तुम, मुझे उम्मीद है इसको तो तुम फोड़ ही दोगे, है ना, इतना तो अपने हो ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो साहब बहुत बढ़िया, अगर बहुत बढ़िया हो गया है मामला तो फिर क्यों ना आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे कुछ बात करी जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे क्या बात करना चाहते हैं हम, तो अगला टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एटॉमिक एंड आयनिक साइज, बेटा यहां पे अगर आप एटॉमिक साइज की बात करो तो बेटा जी यहां तो आपको एक बात करनी होगी ना। कैसी बात करनी होगी? आपको तो ये बात करनी होगी, याद है चैप्टर की शुरुआत में भी याद दिलाया था मैंने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज हुआ करती थी। क्या होता था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? हम बोलते थे 4f सबशेल की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट का साइज लगभग क्या हो जाता था, सिमिलर। बेटा सोचो 4f की स्क्रीनिंग की वजह से 5d तक असर पड़ गया, तो 4f पे खुद पे तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? बेटा f में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, अपनी सबशेल के बाकी इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हर इलेक्ट्रॉन बेकार शील्डिंग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर एज कंपेयर टू डी। डी वाले भी इलेक्ट्रॉनों में होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल होता है, पर डी वाला एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को, तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले को, एक इलेक्ट्रॉन बाकियों को समहाउ प्रोटेक्ट कर लेता है। शील्डिंग बेकार करता है पर इतनी बेकार नहीं करता जितना 4f में होती है। यहां तो शील्डिंग बिल्कुल ही दबा के बेकार हो जाती है, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे को शील्ड नहीं कर पाता। स्टेटमेंट देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। 4f का एक एक इलेक्ट्रॉन अपने बाकी इलेक्ट्रॉनों को शील्ड अच्छा
नहीं कर पाता। तो क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम बोलते हैं कि साइज जो है वो 4D सीरीज के एलिमेंट्स का लगभग कितना हो जाता है, 5D के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल दूं क्या? सबसे फेमस एग्जाम्पल जो तुम्हें अब तक हर जगह मिला होगा, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्या हो जाता है, बराबर। प्लैटिनम और पैलेडियम का साइज क्या हो जाता है, बराबर। सिल्वर और गोल्ड का साइज क्या हो जाता है, बराबर। पर भाई अभी तो हम डी सीरीज की बात नहीं कर रहे ना सर, हम तो डी निपटा के आ गए हैं। तो अभी तो आप हमें ये बताओ कि 4F सीरीज में क्या साइज होगा। तो बेटा क्योंकि F ब्लॉक की जो 4F की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो बेकार है, तो वो जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और वो शील्डिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर वो नहीं कर पाते तो लेफ्ट टू राइट जब आप 4F सीरीज में जाओगे तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि शील्डिंग बेकार है तो सभी पे बेकार है, सभी पे एफ सबशेल इन्वॉल्व है, तो आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, परंतु आपका एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। आप लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, परंतु जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। हमें लगता है सर कोई एक्सेप्शन नहीं होता क्या? बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है आयनिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में एक्सेप्शन होता है। क्या एटॉमिक फॉर्म में एक्सेप्शन होता है, ध्यान से देखें बेटा जी। इन जनरल आप जब बोलोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज घटेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए, और वो देखो हो भी रही है। 183 से 182, 182 से 181, फिर 180, फिर 180, 178, इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। पर सिर्फ इसको देखो, ये एक खरबूजा है जो लेंथेनॉइड्स में सबसे बड़े साइज का है। कौन है सबसे बड़े साइज का 199? ये है बेटा यूरोपियम। और इसका साइज सबसे बड़ा क्यों है, मुझे लगता है अब तुम समझ गए होगे। बेटा याद करो, यहां तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा था, यहां तो कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड आ गया था, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम बोलते हैं इसका जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है इसका एटॉमिक साइज इस पूरी 4F सीरीज में सबसे ज्यादा। बाकी ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज आपका घटता ही है, नॉर्मल ऑर्डर चलता है, बट यूरोपियम इज द ओनली एक्सेप्शन। यूरोपियम हैज द लार्जेस्ट साइज, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, हम यहां पे बोल देंगे ड्यू टू imperfect shielding of one electron of 4F on other, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन से हो सकता है आपको गलत आइडिया लग जाए, हम बोल देते हैं ड्यू टू imperfect shielding due to imperfect shielding of each electron of 4F subshell on each other, size decreases steadily. Size decreases steadily with इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बेटा जो समझाया है वो लिख रहा हूं ताकि जब नोट्स रिवाइज करो तो दिक्कत ना आए, मेरी बातें दिमाग में चलनी चाहिए, ध्यान से सुनना। साइज डिक्रीजेस स्टेडीली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बट यूरोपियम हैज लार्जेस्ट atomic size. Europium has largest atomic size in 4F series. Also it has half filled configuration. पर बेटा ये तो है atomic state में, this all everything which we have discussed as of now ये सब डील होता है atomic state में। ये सब कुछ कब चीज है, above point is valid in case of atomic nature, परंतु अगर हम आयनिक नेचर की बात करें, किसकी बात करें, आयनिक नेचर। बेटा जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप बोलते थे कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ठीक उसी प्रकार लेंथेनॉइड्स के लिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है।
कैसे +3 होती है देखो अभी समझ जाओगे। अगर मैं तुम्हें जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है तो बेटा मैक्सिमम एक डी से और 2s से जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी होती है? +3। अगर यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल्दो मैं अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक पे आया नहीं हूं बट स्टिल बता रहा हूं, लेंथेनॉइड्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो अगर आप लेंथेनॉइड्स की आयनिक फॉर्म में रेडियस का ऑर्डर देखोगे, ये तो आपने एटॉमिक फॉर्म में देख लिया, अगर आप आयनिक फॉर्म में रेडियस का ऑर्डर देखोगे तो वो सिंपल होता है, दिस फॉलोज सिंपल ट्रेंड, दिस फॉलोज सिंपल ट्रेंड। यहां पे कोई एक्सेप्शन आप कंसिडर नहीं करते। कैसे? देखो लेंथेनम 3+ से आप नॉर्मली ल्यूटिटियम 3+ आए, हर बार जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आपका साइज घट ही रहा है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आपका जो साइज है वो घट ही रहा है। इट इज फॉलोइंग द नॉर्मल ट्रेंड। इफ इट इज फॉलोइंग द नॉर्मल ट्रेंड तो यानी कि आयनिक स्टेट के अंदर ऑर्डर जो होता है वो सिंपल होता है, पर एटॉमिक स्टेट में यूरोपियम वाली बात मैटर करती है। ऑल्सो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये बात तो समझ आ गई ना कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज घट रहा है, पर अगर आप यहां देखें कुछ और चीजें, जैसे अगर आप यहां देखोगे मैंने +4 के कुछ कंपाउंड लिए हुए हैं, मैंने यहां पे कुछ +3 के कंपाउंड लिए हुए हैं, मैंने यहां पे कुछ +2 के कंपाउंड्स लिए हुए हैं, और ये देखो एक ये भी +4 का लिया हुआ है। तो बेटा ये वो हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट और एग्जिस्ट करती हैं लेंथेनॉइड्स के लिए। हमने बोला कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मैंने ये नहीं कहा सिर्फ +3 है, मैंने कहा कॉमन +3 है जो सभी शो करते हैं। इसके अलावा अलग अलग एलिमेंट्स को कुछ कुछ चुल तो होगी यार, ऐसा तो हो नहीं सकता ना शांति से बात चल जाए, तो वो कुछ कुछ अपनी शो करते रहते हैं रेडियस, पर उतनी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट वहां भी आप देखोगे तो नॉर्मली ऑर्डर है जो होना चाहिए था, बस यहां भी वही है। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात? ओके अच्छा, तो यानी कि दिस फॉलो सिंपल ट्रेंड पढ़ के आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां पे मैं सही से लिख देता हूं, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 है। हम एक नया पेज लिख के लिख देते हैं, इन एटॉमिक स्टेट यूरोपियम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, बट in ionic state बोले तो Ln3+, एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है, एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है इट फॉलोज नॉर्मल ट्रेंड। एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है इट फॉलोज नॉर्मल ट्रेंड, दैट इज इट डिक्रीजेज with increase in atomic number। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, सही है? ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आ गई बात तो बेटा आगे बात करते हैं। एटॉमिक साइज की बात समझ में आ गई ना आपको? एटॉमिक साइज की बात समझ में आ गई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात हमने डिस्कस कर ली, बेसिक आयनिक साइज को डिस्कस कर लिया, एटॉमिक साइज को डिस्कस कर दिया। जब हमारी ये प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई तो अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। बेटा देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है जो मैंने आपको अभी समझाई। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिबिट करते हैं लेंथेनॉइड्स वो कैसी है? +3। और मैं बार बार आपको याद दिलाने के लिए लिख दूं, हम 4f सीरीज की बात कर रहे हैं जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है बेटा जी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कैसे +3 है ये भी लिख लो यहां पे। Electron can easily leave from 6s and 5d, sometimes 4f। ये समटाइम्स 4f मैंने क्या लिखा है? क्योंकि बेटा आपने अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, हम हर बार तो 5d में इलेक्ट्रॉन रखते ही नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन किस में रखते हैं? सारे 4f में। तो जो d से जा रहा है वो निकल भी तो सकता है, तो वो निकाला भी जा सकता है। तो मैक्सिमम s के तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ही होंगे, d का 1 इलेक्ट्रॉन जो हर बार आप वहां ट्रांसफर कर रहे हो वो भी निकल जाएगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आ जाएगी भाई? +3 आ जाएगी। बोलो समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई, +3 समझ में आ गई। पर इसके अलावा जो डी ब्लॉक, ये जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं, ये 2
ऑक्सीडेशन स्टेट्स और एग्जिबिट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम +3 these elements also exhibits, in fact not all, तो these लिखना गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे apart from +3 few elements also exhibits +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. जो भी आपने ग्राफ में देखा था ना, कुछ +4 और कुछ +2 वाले थे, पर ये क्यों शो करते हैं +4 और +2? This is due to extra stability. This is due to extra stability of what? 4f7 और 4f14, या फिर 4f7 4f14 नहीं लिखना तो आप सिंपल लिख दो, दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी of half-filled or full-filled configuration. This is due to extra stability of half-filled और full-filled configuration. ठीक है साहब? चलो, अगर ये समझ में आई तो अब समझ लेते हैं कि कौन +2 देता है और कौन +4 दिखाता है. तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले गांव में. कहाँ जाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले गांव में. देखना ध्यान से मेरी बात, जहाँ पे वो टेबल दिखाई थी ना मैंने आपको, अभी यहीं चलते हैं वापस, इसलिए तो मैंने वो क्रॉस हटाया था. देखो ध्यान से, ठीक है साहब, ये सब हटा रहा हूं. अब यहाँ पे किसका डिस्कशन होने वाला है? ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन होने वाला है. क्या हम साथ साथ हैं? बिल्कुल, हमें साथ साथ होना ही पड़ेगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं. हमने बोला +3 दिखा देते हैं, समझ में आता है, पर कुछ कुछ तो +2 और +4 भी दिखा देते हैं. +3 दिखा देते हैं, समझ में आता है, बट कुछ कुछ तो +2 और +4 भी दिखा देते हैं. तो जो +2 और +4 दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं? तो देखना ध्यान से. बेटा जो आपका सीरियम है वो क्या करेगा? सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, अगर मैं लिखूं तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2. देखना दिखाई दे रहा है क्या? सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2. मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा होगा? बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन. हम तो रेड पेन यूज कर लेते हैं. चलो, मैंने बोला सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2. अगर इसे मैं ढंग से लिखूं, ये तो वैलेंस शेल था, ढंग से लिखूं तो ये है क्या? जीनॉन तक तो आ गए और फिर 4f1 5d1 6s2. क्या ये है सीरियम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन? बेटा अगर ये है तो ध्यान से देखना, अगर मैं सीरियम से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो क्या सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ जीनॉन वाला रह जाएगा? अगर मैं सीरियम से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन वाला रह जाएगा? क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल नहीं होता है? अगर मोस्ट स्टेबल होता है तो सीरियम के केस में +4 स्टेट क्या है? काफी स्टेबल. मतलब स्टेबल तो क्या है, मैं ये कह सकता हूं, स्टेबल नॉन स्टेबल की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, मैं ये कह सकता हूं कि सीरियम +4 एग्जिबिट करता है. क्या रीजन है एग्जिबिट करने का? कि भाई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, कर सकता है. ठीक है साहब, तो सीरियम पे आ गई +4 की बात. और किस पे करें? और देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, वो क्या कर रहा है? F0 अचीव कर रहा है. और कौन कर सकता है? तो बेटा ये टर्बियम, जो टर्बियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f9 6s2. जो टर्बियम है, टर्बियम देखो ध्यान से, टर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल 4f9 6s2. बेटा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे तो क्या ये 4f7 बन जाएगा? अगर ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या ये 4f7 बन जाएगा? और अगर ये 4f7 बन गया तो क्या ये हाफ फिल्ड हो जाएगा? और हाफ फिल्ड होना क्या होती है? स्टेबिलिटी की निशानी होती है. तो क्या टर्बियम +4 शो करने की कोशिश करेगा?
तो हमारे पास, हमें अभी तक ये समझ में आ गया कि जहां हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें कर रहे थे वहां आपको मैंने बोला है कुछ कुछ एक्स्ट्रा शो करते हैं। तो भाई एक तो सीरियम +4 है और एक टर्बियम +4 है, जो आपका क्या शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसको डाल देते हैं एक डब्बे में। ये तो गई +4 की बातें। चलते हैं वापस, हमने +4 की बात तो कर दी, अब हमें करनी है +2 की बात। +2 के लिए वापस आओ इस डब्बे पे। अगर वापस आओगे इस डब्बे पे तो बेटा ध्यान से देखना, जो यूरोपियम है तुम्हारा, यूरोपियम यूरोपियम है 4f7 6s2, और जो टर्बियम इटर्बियम है वो है 4f14 6s2। बेटा अगर हम इसे एफ ब्लॉक की बात करें तो क्या ये +2 और +2 शो कर सकता है क्या? क्योंकि +2 पे ये अभी भी हाफ फिल्ड होगा और ये अभी भी फुल फिल्ड होगा, तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो इसका तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड अचीव्ड रहेगा, तो ये शो करने की कोशिश कर देता है। तो यूरोपियम और इटर्बियम जो है तुम्हारे, वो क्या शो करते हैं, +2। क्या शो करने की कोशिश करते हैं, +2। अगर +2 शो करने की कोशिश करते हैं तो आप बोल देते हो कि हमारे जैसे +4 ये दोनों शो कर रहे हैं, हमारा जो यूरोपियम है और जो हमारा इटर्बियम है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, +2। डालें डब्बे में। इसका रीजन क्या दोगे, इसके दो अलग अलग रीजन हैं। फॉर सीरियम द रीजन इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीरियम +4 शो करने का रीजन क्या है कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। फॉर, यार इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं जरा, थोड़ी चीज हाईलाइटेड सी दिखेगी। समझ तो हमें आ ही गया है। अगर हमें समझ में आ गया है तो ध्यान से देखना, मैंने बोला सीरियम +4 के लिए द रीजन इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड टर्बियम +4 के लिए द कंडीशन इज, द रीजन इज हाफ फिल्ड या फिर F7 कॉन्फ़िगरेशन। इतना बहुत है। ठीक है, सीरियम +4 में F0 हो रहा है, टर्बियम +4 में F7 हो रहा है। जबकि यहां अगर आप बात करोगे इसकी स्टेबिलिटी के क्या रीजंस हैं, तो हम बोल देंगे कि यूरोपियम 2+ का रीजन है F7 कॉन्फ़िगरेशन और इटर्बियम 2+ का रीजन है F14 कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या है, F14, और इसका क्या है, F7। क्लियर है, पक्का समझ में आया? हाफ फील्ड, फुल फील्ड, और वहां पे F0, यहां क्या है, F0। चलो साहब, ये भी बात हो गई। परंतु ये करते तो हैं, ये इतना माहौल हमने बनाया तो है, पर ये सब के सब, ये जितनों की मैंने बात अभी अभी करी है, ये सब के सब अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत प्यार करते हैं। ये सब के सब अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत प्यार करते हैं बेटा, तो ये सबके सब +3 में आने की टेंडेंसी रखते हैं। सबके सब +3 में आने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो सीरियम है ये भी +4 से +3 आने में राजी है, और ये जो आपका टर्बियम है ये भी +4 से +3 आने में राजी है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर आप यूरोपियम और इटर्बियम की बात करो तो ये भी +2 से +3 जाने में राजी हैं, और ये जो नीचे वाला है आपका टर्बियम, नहीं इटर्बियम सॉरी, ये भी +2 से +3 जाने में राजी है। तो भले ही ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो जरूर करते हैं, बट सबको अपना घर कौन लगता है, +3 ही लगता है। तो बेटा क्या इस केस में मैं ये कह दूं क्या, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस होकर स्टेबल हो रहे हैं, इनको +3 अपना ज्यादा स्टेबल लगता है, तो इस सामने वाले को क्या करना चाहेंगे, ऑक्सीडाइज। तो हम बोलेंगे ये जो दोनों हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। जबकि ये दोनों देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो सामने वाले को क्या करना चाहेंगे, रिड्यूस। अगर रिड्यूस करना चाहेंगे तो ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। ठीक है, देखो ध्यान से जो भी पढ़ाया अभी तक, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, ध्यान से देखो, जो बात नहीं समझ आएगी प्लीज पूछना। ध्यान से देखो भाई, जल्दी देखो।
हाँ जी, बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा समझ में आया क्या? +2 +4 वाली बातें समझ में आ गई क्या अच्छे से? अच्छा, अगर +2 +4 की बातें समझ में आती है तो ये हमने कर दी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, राइट? अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर दी है तो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किस चीज के बारे में बात करते हैं? इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट? तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चर्चा करें। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज? बेटा पहली तो बात करते हैं दिखते कैसे हैं, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, इनकी बाकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कलर शो करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर कलर शो करते हैं तो कब करते हैं कब नहीं करते हैं, इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। और वो सारी बातें जब ही समझ में आती हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा अच्छे से समझ में आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बढ़िया से समझ आ गई है तो आओ जरा फिजिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लें। तो दोस्त फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम क्या बोले? बेटा ये जो सारे के सारे मेटल्स हैं तो हम कहते हैं ऑल ऑफ देम आर सिल्वरी वाइट मेटल्स। ये सारे के सारे कैसे हैं? सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं एंड दे टार्निश, ये जल्दी से क्या होता है, टार्निश कर जाते हैं, दे टार्निश रैपिडली इन एयर। अच्छा ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गई बात, नॉर्मल है। आगे बेटा सिल्वरी वाइट तो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेरी हार्ड, दे आर हार्ड एंड इनफैक्ट जो समीरियम है ना, समीरियम, समीरियम तो बेटा हार्डेस्ट एलिमेंट है लेंथेनॉइड का, इज द हार्डेस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट। अगर बेटा समीरियम हार्डेस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट है तो मैं मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कमेंट कर सकता हूं? मैं बोलूंगा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बट समीरियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। समीरियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट। अच्छा, अगर समीरियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, हार्डेस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट है, सिल्वरी वाइट है, तो ये हमारे पास में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो हमें बात करनी होती है ना? इसके अलावा भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पे चर्चा करनी है जो हम एक एक करके करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कलर कैसा दिखाते हैं, हम बात करेंगे ये मैग्नेटिक नेचर कैसा दिखाते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे इसकी कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे। एक एक करके सब पे चर्चा शुरू करते हैं। पर ये बेसिक बातें समझ में आ गई क्या सबको? पक्का ना? ठीक है। डेंसिटी भी इनकी जनरली वेरी करती है, कोई दिक्कत वाली बात खास होती नहीं है। तो ये हमारे पास में बेसिक एक अपीयरेंस आ गया इनका। अगर हम बात करें इनकी एक एक करके आगे प्रॉपर्टीज की, तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी पे ये बड़ा फेमस सवाल है। बाकी आप आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल कर लोगे, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि डी ब्लॉक में भी कर रहे हैं, करना आता है अपने को। ये सवाल देखो, वाई डू लेंथेनम 3+ गैडोलिनियम 3+ या लुटेटियम 3+ हैव वेरी लो थर्ड आईई वैल्यूज? इनकी आईई वैल्यूज बहुत कम क्यों हैं? तो बेटा कम कैसे चेक कर सकते हैं? पहले इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। तो लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5d1 6s2, राइट? गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f7 5d1 6s2, याद है? अच्छा, अगर गैडोलिनियम की बात होगी तो ल्यूटीटियम की बात कर दो। ल्यूटीटियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा जी? ल्यूटीटियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ल्यूटीटियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f14 5d1 6s2। मैंने कहा था यही पॉपुलर है, वही आपसे उसने पूछ दिया। अब ये तो बेटा ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप +3 का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो ध्यान से देखते जाना। अगर मैंने लेंथेनम पे +3 लगाया तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, F0, राइट? अच्छा, अगर मैंने गैडोलिनियम पे +3 लगाया तो इसका मतलब क्या है, यहां क्या हो जाएगा, 4f7। और अगर मैंने ल्यूटीटियम पे +3 लगाया तो इसका क्या मतलब है, यहां क्या हो जाएगा, 4f14, 4f14 हो जाएगा। अब देखो जरा, आपसे कहा जा रहा है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे लोएस्ट क्यों है? तो बेटा और क्या चाह रहे हो, तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछ लेगा क्या एग्जामिनर?
क्या करना है यहाँ पे भाई, बहुत मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तीनों के, वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, है ना। तो अगर इससे आगे जाना है तो वो IE4 होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे, यानी कि IE4 की वैल्यू बहुत हाई होगी। पर थर्ड IE की वैल्यू का मतलब क्या होता है, थर्ड IE का वैल्यू का मतलब है कि लेंथेनम 2+ से लेंथेनम 3+ चले गए, गैडोलिनियम 2+ से गैडोलिनियम 3+ चले गए, और ल्यूटिटियम 2+ से ल्यूटिटियम 3+ चले गए। तो बेटा जी ये स्टेप तो बहुत आसान होंगे ना, क्योंकि हर कोई यहां जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि इस स्टेट में आके सबके सब क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो बेटा यहां तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी दोगे और वो स्टेट में आ जाएंगे। पर हाँ अगर इसके आगे चले गए तो वो संभव नहीं होगा, वहां बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब वो एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बट IE3 की वैल्यू तो क्या होगी, वेरी लो। रीजन, क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। और अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए उन्हें, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा समझ में आया क्या बेटा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा समझ में आया तो हम चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात क्या है, कलर। अगर मैं आपसे बात करता हूं कलर की, तो बेटा F ब्लॉक के एलिमेंट्स में कलर आता है जैसे D ब्लॉक के एलिमेंट्स में आता था। D ब्लॉक के एलिमेंट्स में कलर कैसे आता था, DD ट्रांजिशन से। बेटा यहां कलर आता है FF ट्रांजिशन से। यहां कलर कैसे आता है भाई, FF ट्रांजिशन। वही F ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, कलर एब्जॉर्ब होता है, आ जाता है, सारी बात है। पर हम नहीं चेक कर सकते कैसे कलर आता है यहाँ पे, हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात नहीं कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि हमें तो ऑर्बिटल्स के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ स्प्लिटिंग भी होती है तो कैसे होती है, क्योंकि F के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करते। बस ये पता है कि कलर होता है, और कलर का कारण क्या है, FF ट्रांजिशन होता है। ठीक है, एक और बात, जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4FN, या फिर जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F14-N, इन दोनों में सेम कलर एग्जिबिट होता है। जिस स्पीशी का कॉन्फ़िगरेशन है 4FN और जिस स्पीशी का कॉन्फ़िगरेशन है 4F14-N, यानी कि 4F6 और 4F8 जिनमें उनका कलर एक जैसा होगा, कुल मिला के 4F5 और 4F9 वालों का कलर लगभग एक जैसा होगा। एक जनरल चीज है जो देखी गई है, ठीक है। बाकी कलर एग्जिबिट तो जरूर करते हैं, और वो क्या होते हैं, FF ट्रांजिशन से। ऑल्सो कलर एग्जिबिट करने की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज 4F सबशेल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4F सबशेल में क्या होने चाहिए भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही कलर शो करने का संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। परंतु जो हमारे पास F0 या F14 शो करेंगे वो कैसे होंगे आपके पास में, कलरलेस। जो F0 या F14 शो कर देंगे वो कैसे हो जाएंगे आपके पास में, कलरलेस। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सीरियम 4+, ठीक है, और जो आपका इटर्बियम है या फिर जो आपका ल्यूटिटियम है, तो ल्यूटिटियम पे क्या कर देंगे हम 3+, और इटर्बियम पे क्या कर देंगे हम 2+। ये कैसे हो जाएंगे आपके, कलरलेस। इटर्बियम चेक करना एक बार, इटर्बियम हो सकता है क्या, इटर्बियम हो सकता है क्या भाई। इटर्बियम की अगर आप बात करते हो तो 4F14 6S2 होता है, इटर्बियम पे +2 कर दिया तो भी तो F14 हो जाएगा। अगर इटर्बियम पे +2 करने पे F14 हो जाएगा तो D फुलफिल्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम बोल देंगे सीरियम 4+, ल्यूटिटियम 3+ या इटर्बियम 2+ जहां पे आएगा वो स्पीशीज आपके कैसे कहलाएंगे, कलरलेस कहलाएंगे। कारण F0 या F14 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें F0 है, इसमें F14 है, और इसमें भी F14 है, राइट। ठीक है साहब, ये वाली बात समझ में आ गई, कलर वाली बात ऊपर से समझ में आ गई, सारे डिस्कशंस हमने कर दिए। अगर ये सारे डिस्कशंस हमारे हो गए हैं कलर को लेके, तो बात बढ़ाते हैं आगे। हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। बेटा देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करो तो आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप क्या देखना चाहते हो, आप दो बातें देखते हो, कौन सा है पैरा और कौन सा है डाया, राइट। ठीक है, पैरा किसकी वजह से अराइज होता है, मैग्नेटिज्म अराइज होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से अराइज होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जबकि डायामैग्नेटिज्म किसकी वजह से अराइज होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। डायामैग्नेटिज्म किसकी वजह से अराइज होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बेटा जी ये ध्यान रखो, आपकी 4f सीरीज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 4f सीरीज की बात करते हैं तो आप ये बोलते हैं सीरियम का 4+, ठीक है, ल्यूटीटियम का 3+, और इटर्बियम का 2+। ये जो तीन होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक, क्योंकि इन पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। बाकी जो सारे हैं, ऑल रिमेनिंग आर पैरामैग्नेटिक। बाकी जो बचे हुए हैं वो सबके सब कैसे हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है साहब, सीरियम का 4+, ल्यूटीटियम का 3+, और इटर्बियम का 2+। ये जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ये तुम्हें भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है भाई, आपको ही पता है ये तो F0 है और ये दोनों F14 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो डायामैग्नेटिक ही कहलाएंगे। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तुम तो पूरा 4f का कॉन्फ़िगरेशन समझ चुके हो, मेरे साथ एक एक लिख लिख के देख लिया है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो पैरामैग्नेटिक ही तो हो गए सारे के सारे, राइट? ठीक, अगर पैरामैग्नेटिक हो गए तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो बेटा जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये बात करते हैं, और फिर हम एक बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। लिख लेता हूं कहीं मैं बताना ना भूल जाऊं। तो जो लेंथेनॉइड्स उनकी कुछ रिएक्शन लिखे हुए, देखना जरा, इतने में पानी पी लेता हूं, जल्दी से देखो। हाँ जी, आगे बात करें। तो बेटा जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। लेंथेनॉइड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर इन्हें एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन लिबरेट कर देंगे, ठीक है साहब। अच्छा, अगर हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो लेंथेनॉइड पे जनरल स्टेट क्या होती है? +3, हैलोजन पे होता है X-, कर दो क्रिस क्रॉस, क्या बन जाएगा? LnX3 बन जाएगा। अच्छा, वाटर के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिनका हमें बेसिक कैरेक्टर भी डिस्कस करना है। अच्छा, सल्फर के साथ सल्फाइड बना देते हैं, कैसे? लेंथेनम पे होता है +3 और सल्फर पे होता है -2, कर दो क्रिस क्रॉस, Ln2S3 बन गया। ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा? लेंथेनम पे होता है +3 और ऑक्सीजन पे होता है -2, कर दो क्रिस क्रॉस, Ln2O3 बन गया। अच्छा, कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तो बेटा नाइट्रोजन के साथ बात करें तो नाइट्राइड बनता है मेटल का, Ln पे +3 और नाइट्रोजन पे -3, कर दो क्रिस क्रॉस, LnN बन गया। जब कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं ना तो बेटा या तो LnC2 बनता है, या Ln2C3 बनता है, या फिर बेटा Ln3C2 बनता है। ये पॉसिबल कार्बाइड्स हैं जो बनते हैं जब कार्बन से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है इसकी, जो हर किसी से रिएक्ट करता है और इस तरीके से करता है। लेंथेनॉइड रिएक्टिव तो होते ही हैं, ठीक है। पानी के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरियम हाइड्रोक्साइड से लेके ल्यूटीटियम हाइड्रोक्साइड तक व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? सीरियम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटीटियम हाइड्रोक्साइड तक व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? तो बेटा आप लोग देखो क्या होगा, जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, तुम्हारा चार्ज तो सब पे +3 है, तो चार्ज वाला एंगल तो हट गया। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज है कैटायन का वो डिक्रीज हो रहा है क्या? लेफ्ट टू राइट जाने पे कैटायन का जो साइज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है क्या? बेटा अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो फजान रूल याद करो, फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी दी कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी दी कोवेलेंट कैरेक्टर। बेटा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इधर जाने पे बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेटल के अंदर, मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मोर द कोवेलेंट नेचर मोर विल बी दी एसिडिक नेचर। यहाँ आयनिक नेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर घट रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? घटेगी। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? घटेगी। ऐसे समझो, लेफ्ट टू राइट गए, अगर नहीं समझ आई बात तो लेफ्ट टू राइट गए, साइज घट रहा है,
ल्यूटिटियम का साइज बहुत छोटा है सीरियम के कंपैरिजन में, उसको OH माइनस ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर लेगा तो OH माइनस निकलना ही नहीं चाहेगा, जबकि वहां से OH माइनस आसानी से निकल जाएगा। तो हम बोलते हैं कि OH माइनस देने की टेंडेंसी वहां ज्यादा, यहाँ कम। अगर यहाँ देने की टेंडेंसी कम तो बेसिक नेचर भी कम, क्योंकि बेसिक नेचर क्या होता है, जो कितना इजीली OH माइनस दे सकता है। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, राइट। क्या कारण बताया हमने, साइज घट रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी यहाँ कम हो रही है, राइट। ठीक है साहब, बेसिक कैरेक्टर की बात हो गई है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो गई है, सारी बातें हो गई, तो हम आखिरी में बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, क्या चीज कि हमारे पास लेंथेनॉइड का यूज क्या होता है। तो लेंथेनॉइड का देखो, बाकी बातें आप पढ़ना यहाँ आपके लिए दी हुई हैं, पर हाँ एक इंपॉर्टेंट यूज मैं बता देता हूँ कि एलॉय बनाता है बड़ा फेमस, उस एलॉय को कहते हैं मिश मेटल। क्या कहते हैं, मिश मेटल। वो लेंथेनॉइड से बना हुआ होता है, देखो उसमें 95% लेंथेनॉइड होता है, बचा हुआ क्या होता है 5% आयरन और कुछ कुछ इनके ट्रेसेस। तो ये ऐसा एलॉय है जो लेंथेनॉइड से बना हुआ है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। बाकी तो ठीक है, बुलेट्स वगैरह बनाने में काम आता है, कैसे काम आता है वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैटलिस्ट की फॉर्म में काम आता है। दिस कंप्लीट्स योर लेंथेनॉइड्स। मजा आया पढ़ने में बेटा, मजा आना चाहिए, मैंने बहुत मजे से पढ़ा है। आई एम एक्सपेक्टिंग जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, एंड तक देख रहे होंगे, उन्हें सुनने में भी मजा आया होगा। ठीक है साहब, अगर ये समझ में आया तो बेटा लेंथेनॉइड जिसके साथ खत्म होते हैं, हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, एक्टिनॉइड्स। इसमें हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता नहीं है। भाई सारे के सारे एलिमेंट तो आपके क्या है, रेडियो एक्टिव है। सिर्फ शुरुआत के 3 एलिमेंट्स ही हैं जो नॉर्मल बनते हैं, थोरियम, वो Pa और यूरेनियम, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। बेटा यूरेनियम के आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक नाम दिया जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद जो आते हैं, जिनकी डिस्कवरी यूरेनियम के बाद हुई है, सारे सिंथेटिक है आपके पास में, सारे रेडियो एक्टिव हैं, हाफ लाइफ भी वैरी करती है उनकी, आधे दिन से 3 मिनट तक, इस तरीके से कुछ वैरी करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है इस बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f की जगह कौन सी सीरीज आ जाती है, 5f सीरीज आ जाती है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 5f 1 से 14, ठीक है, 6d1 7s2, ठीक है साहब। एटॉमिक आयनिक साइज नॉर्मल ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो घटता है। यहां भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर यहां पे 5f की वजह से होता है। तो एक लाइन बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज लार्जर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, बड़ा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा जी 4f और 5f के कंपैरिजन में हम बोलते हैं 5f जो है दिस इज मोर एक्सपोज्ड इन स्पेस, जबकि 4f जो है इट इज मोर बरीड इनसाइड। अगर मोर बरीड इनसाइड है मतलब लेस एक्सपोज्ड है, लेस एक्सपोज था, तो बेटा इस वजह से 4f वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हिस्सा नहीं ले पा रहे थे बॉन्डिंग में, जो 5d का अंदर जा रहा था और जो 6s के थे बस उतने हिस्सा ले रहे थे, इसलिए लेंथेनॉइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे थे। पर क्योंकि यहां 5f ज्यादा एक्सपोज है स्पेस की तरफ, तो आप कहते हो कि बेटा ये जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करता है और बेकार करता है, मतलब इसकी वजह से साइज में घटना और ज्यादा होता है, क्योंकि वहां उसका इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता जितना इसका, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कर रहा है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डेंजरस होता है लेंथेनॉइड से, साइज में ज्यादा घटना आता है इसकी वजह से। ऑल्सो क्योंकि 5f ज्यादा एक्सपोज्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस में ज्यादा एक्सपोज्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और बेटा अगर इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं तो आयनिक फॉर्म में निकल भी तो सकते हैं। अगर आयनिक फॉर्म में निकल भी तो सकते हैं तो बेटा जी ये जो एक्टिनॉइड्स हैं ये किस चीज के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। एक्टिनॉइड जो है वो क्या जाना जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, क्योंकि यहां पे 5f भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन हम एक बात कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की बात करोगे,
अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की बात करोगे तो आप बोलोगे लैंथेनॉइड्स जो हैं वो अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकते, पर एक्टिनॉइड्स जो हैं वो अच्छे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। इनफैक्ट यहां पे जो नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम वो बेटा मैक्सिमम +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कितनी शो कर सकता है? अप टू +7। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी काम आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो वही सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, टार्निश हो जाते हैं, कलर शो कर सकते हैं एफएफ ट्रांजिशन की वजह से, वही सारी बातें कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की हो गई। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है 4f से। तो इसके बारे में बस इतनी बात हम ध्यान रखते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो 4f से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यूजेस बेटा न्यूक्लियर वेपन्स में काम आते हैं, रेडियो एक्टिव चीजों में काम आते ही हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्टिनॉइड्स। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी की बात आप जरूर कर सकते हो। अगर आपसे कोई रिएक्टिविटी की बात करेगा तो बेटा रिएक्टिविटी में आप बे बोलोगे एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव। अगर इनको आपने एक्टिनॉइड्स को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया तो पानी बॉईल करने लग जाएगा। ठीक है, एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, रिएक्ट कर जाएंगे। पर अगर आपने इनको HNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया, पर्टिकुलरली नाइट्रिक एसिड, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपने इसको HNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये रीजन जानना जरूरी है। इसका रीजन ये होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस। तो HNO3 के साथ ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते, बाकी ये रिएक्टिव होते हैं, सबसे रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है साहब, तो इसके साथ एक्टिनॉइड्स भी होते हैं समाप्त। एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड, ताकि आपको फील आ जाए टॉपिक के अंदर। ठीक है, ओके। तो भाई साहब इसके साथ में हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होता है ओवर। हमारा इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो हमारी इनऑर्गेनिक होती है समाप्त। हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, हमने मेटलर्जी पढ़ लिया, हमने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लिया, हमने पी ब्लॉक पढ़ लिया। अब हमें बात करनी है सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। बेटा अगर इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करूं तो ये ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का चैप्टर है। आप लोगों के लैब्स में टेस्ट होते होंगे, आप लोगों को एक सैंपल दिया जाता होगा और पूछा जाता होगा बताओ ये किस ग्रुप का रेडिकल है। तो आप उस पर ड्राई टेस्ट करते हो, प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो, अलग अलग तरीके के टेस्ट करते हो, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो, फिर आपको पता चलता है, राइट। ऑल्दो आप लोग घंटा कोई टेस्ट नहीं करते हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ मिल जाता है कि कौन सा सैंपल है और वो पता चल जाता है। पर हमें एक्चुअली जेई के लेवल से, जेई एडवांस के लिए मेजरली, जेई मेंस में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं दो। जेई एडवांस के लिए सॉल्ट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें उसके बारे में बातचीत करनी है। तो अब हम जेई एडवांस के लिए एक चैप्टर डिस्कस करने जाएंगे अगला, दैट इज योर सॉल्ट एनालिसिस, या फिर आपको एक किताबों में, अच्छे लिटरेचर्स में क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से भी मिलता है, राइट। परंतु उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले बेटा हमें करने हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे PYQs। सारे PYQ करेंगे अगले सेशन के अंदर। आप DPP सॉल्व करके आना, पढ़ के आना चैप्टर, ताकि PYQ में आप आंसर कर पाओ। ठीक है सही। तो हम लोग PYQs करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस। तब तक के लिए गुड बाय।